गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस लेसन में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी विदाउट ब्रेन, हमारी बॉडी मतलब बॉडी नहीं है, ठीक है, एज अ जिंदा लाश की तरह है। तो सेम उसी तरह न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस सेल एक क्या बोलेंगे उसको, सेल भी एक जिंदा लाश की तरह ही होता है। मतलब न्यूक्लियस है तो सारे फंक्शन की को ऑर्डरिंग देना, मतलब सारे फंक्शन परफॉर्म जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ ही होते हैं, न्यूक्लियस ही परफॉर्म करता है। मेन बॉस है न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी amount of onion peel we prepared, we had put iodine solution on the peel. Why? What should we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution and try it and see what the difference is? Further, when we put iodine solution on the pill, did each cell get evenly colored? मतलब यहाँ पे क्या बोला है इस पैराग्राफ में कि जो हमने अनियन पील का माउंट जो टेम्पररी प्रिपेयर्ड किया था, तो उस पर अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के उसे ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में, और विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन डाल के आप ऑब्जर्व करो कि आपको क्या डिफरेंस उसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप माउंट पर डालते हो, माउंट मतलब क्या होता है कि एक ग्लास स्लाइडली हमने अनियन पील लिया, मतलब एक छोटा सा सेक्शन, बहुत ही डेलिकेट पार्ट अनियन का अंदर के स्किन का निकाल कर यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अगर आयोडीन नहीं डालते हो तो सिर्फ वाटर डालना, ये एक सिर्फ वाटर से और दूसरा आयोडीन सॉल्यूशन के साथ आप डालो। आयोडीन सॉल्यूशन डालना तो क्या होगा आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कि आपको कुछ पार्ट कलर्ड दिखाई देंगे, और ऊपर से कवर स्लिप ढकना नहीं भूलना है, कवर स्लिप प्लेस करना है आपको, वो भी एक भी एयर बबल नहीं आना चाहिए, ये आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन से हमें क्या हेल्प होती है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन different regions of cells get colored differentially. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use saffron in solution or methylene blue solution to stain the cell. मतलब यहाँ क्या बोला है कि सबका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो वो आपको डिफरेंट, उनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो इसीलिए वो आपको डिफरेंट, अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होने के कारण। अगर हम सिंपली वाटर डालते हैं, वाटर, तो कुछ भी मतलब हमको सारे और क्या बोलेंगे उसको पार्ट्स सेम ही दिखाई देंगे ना, हमको गोल्जी एपरेटस दिखाई देगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, ना न्यूक्लियस अच्छे से शो होगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप करना। आयोडीन सॉल्यूशन की जगह आप लोग सैफ्रानिन सॉल्यूशन भी डाल सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर मिथिलाइन ब्लू सॉल्यूशन भी आप लोग टू स्टेन द सेल को स्टेन करने के लिए यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि हर एक सेल के हर एक पार्ट जो होते हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे, जिससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी एपरेटस है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हम इंडिविजुअली शो कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नो नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अब हमने अनियन सेल का तो देख लिया, अनियन का पील लेके उसके सेल कैसे होते हैं हमको पता है कि ऐसे हनी कोम की तरह उनका शेप होता है ना, ये हमें पता है कि ऐसा ऐसा शेप होता है, और हर सेल साइज अगर डिफरेंट भी रहता है अनियन का, फिर भी सेल सेम होते हैं।
अब हम अपने बॉडी पार्ट का, खुद के बॉडी का सेल ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है। यहाँ बोला है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चिप। मतलब यहाँ बोला है कि एक ग्लास स्लाइड पर एक वाटर आप ड्रॉप करो, ठीक है, और आइसक्रीम के स्पून से आपको आपकी जो चिक है, मतलब गाल जो होता है उसके सरफेस से ऐसे थोड़ा स्क्रैप करना है, धीरे धीरे स्क्रैप करना आइसक्रीम के स्पून से। हाँ, तो डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून? स्पून पर कुछ मटेरियल स्टक हुआ है क्या? बहुत ही माइन्यूट होगा, आपको दिखाई देगा। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, नीडल की हेल्प से वो मटेरियल को आपको ट्रांसफर करना है ग्लास स्लाइड पर। हाँ, बहुत ही धीरे से उसे ट्रांसफर करो और ये मटेरियल आपका रेडी हो जाएगा। किसके लिए? माउंट आपका रेडी हो जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए। टू कलर द मटेरियल वी कैन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऑन इट। अब आपने ग्लास स्लाइड ली, आपने अपने गाल को, चिक को स्क्रैप किया आइसक्रीम स्पून से, और वो स्पून पर जो मटेरियल, ये आइसक्रीम का स्पून है, तो इस पर जो मटेरियल थोड़ा सा चिपका हुआ है ना, उसको नीडल से निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देना फिर बीच में। और ऊपर से क्या लेना है आपको? मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन का ड्रॉप, एक ड्रॉप आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो देन नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। लेकिन उस पर कवर स्लिप ऐड करना मत भूलना। What do we observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. मतलब आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है एंड उसका सेल का शेप कैसा आप देख सकते हो, उसको ड्रॉ करो। जो भी आपको शो हो रहा है वो आप ड्रॉ करो। Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called nucleus. And were there similar structure in onion peel cells? यहाँ पे आपको डार्क कलर का स्पेरिकल, डार्क कलर्ड स्पेरिकल और ओवन और डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कहाँ पर? सेल के सेंटर में। ये अगर सेल है तो यहाँ पर आपको डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यही सबसे पहले नजर आता है। इसके अराउंड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसके अंदर और कुछ होता है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या सेम अनियन पील के समान आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है? तो देखो यहाँ पे, हम द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस को क्या होती है? डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये अगर सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इसको डबल लेयर्ड ऐसी कवरिंग होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is through the cytoplasm। मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर क्या करती है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पोर्स अलो द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मतलब अंदर से मटेरियल बाहर डालना और बाहर से अंदर मटेरियल लाने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो ब्लड में से एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी, है कि नहीं? उसी तरह जो अनवांटेड मटेरियल बॉडी के बाहर भी डालते हैं, है ना, हम, हमारी बॉडी जो होती है, तो उसी तरह ये न्यूक्लियस के जो पोर्स होते हैं यहाँ पे, ये पोर्स क्या करते हैं? अंदर से मटेरियल बाहर, बाहर से मटेरियल अंदर लाते हैं। यूजफुल चीज़ों को अंदर लेते हैं और हार्मफुल चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट करते हैं। Then nucleus contains chromosomes which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। मतलब यहाँ क्या बोला है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो रॉड शेप स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन वो कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड होता है ना, तभी दिखाई देते हैं। तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर
ऐसा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। बट ये क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवाइड होता है ना, तब कंडेंस हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन होने के बाद वह ऐसे दिखाई देते हैं, रॉड शेप, एक्स के समान रॉड शेप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तब विजिबल होंगे जब सेल डिवाइड होते रहेगा। एक सेल से जब दो सेल तैयार होते हैं ना, 2 से 4, तो सेल डिवीजन के वक्त ये कंडेंस शेप में आ जाएंगे इस तरह से, तभी वो हमें दिखाई देते हैं। अदरवाइज ये क्रोमैटिन फाइबर इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं। Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम में ही सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी की छिपी हुई होती है। जो इनहेरिटेंस फीचर मतलब क्या होते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ कुछ चीज़ें मिली हुई है। जैसे अगर माँ के बाल अगर लंबे हैं, ठीक है, मम्मी के बाल अगर लंबे हैं, तो बिटिया के भी, बच्ची के भी बाल लंबे होते हैं। या फिर मम्मी पापा के बाल अगर कर्ली है, या फिर मम्मी के या फिर पापा के अगर बाल कर्ली है, तो हो सकता है बच्चों में भी कर्ली हेयर की ग्रोथ हो जाए। अगर मम्मी या पापा में से किसी की आंखें गिजरी है, गिजरी मतलब क्या होती है, मतलब ऐसे गिजरी आपको पता होगा, ठीक है, तो अगर ऐसी भूरी आंखें हैं, तो हो सकता है बच्चों में से अगर 2 बच्चे हैं, तो किसी एक की आंखें भूरी होंगी, है ना, किसी के ब्राउन आईज। तो ये कुछ कुछ ऐसी बॉडी की चीज़ें होती है ना, जो हमें हमारे मम्मी पापा से मिली हुई है। अगर पापा की हाइट अच्छी है, तो बच्चों की भी हाइट अच्छी होगी। अगर पापा की हाइट ज़्यादा है, मम्मी की हाइट कम है, तो बच्ची की हाइट अगर कम है, बच्चा या बच्ची उसकी हाइट अगर कम है, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे ये अपने मम्मी पर गया क्योंकि इसकी मम्मी की हाइट कम है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वो किसके वजह से? तो मम्मी या पापा से कुछ कुछ फीचर्स हमारे बॉडी में इनहेरिट हो गए हैं, मतलब इनहेरिटेंस मतलब मिले हुए हैं, जन्मजात, बॉर्न के समय नहीं क्या, मिले हुए हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो उसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बॉडी की जो होती है, वो किस में होती है? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम्स हमें कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवाइड होते रहता है ना, तब दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर होती है। ठीक है, तो देन क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो। Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecule contains the information necessary for constructing and organizing cell. तो सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सेल कैसे तैयार होना चाहिए, कौन सा प्रोटीन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन, ज़रूरी इंफॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of chromatin material। मतलब अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर ये न्यूक्लियस है, हाँ, ये न्यूक्लियस की डायग्राम है, जब सेल डिवाइड होता है तभी ये न्यूक्लियस दिखाई देता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है ना, तो उसके अंदर जो ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, वो कंडेंस हो जाते हैं और ऐसे इस रॉड लाइक शेप में आ जाते हैं। लेकिन जब ये डिवाइड नहीं होता है, तो यही क्रोमोसोम्स ऐसे सिंगल पार्ट में होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने निकाला है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन मटेरियल। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, chromatin material is visible as entangled mass of thread like structure।
ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, क्रोमैटिन मटेरियल इज अ विजिबल एट एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे उसमें एक दूसरे में ये होंगे, वो मिक्स होंगे, ठीक है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome, और जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है, यही क्रोमैटिन मटेरियल फिर ऐसे अरेंज हो जाते हैं, एक्स शेप में अरेंज हो जाते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, जैसे हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है ना, वैसे ही सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब सेल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो इसमें न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल, एक सेल से दो सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. Along with the environment, क्या बोला, it also plays a crucial part along with the environment. Environment के साथ भी उसका बहुत important role play करता है ये in determining the way the cell will develop, cell कब develop होगा, and what form it will exhibit। अगर cell develop भी हो गया तो उसको कौन सा फॉर्म लेना है, कौन से फॉर्म में उसे डेवलप होना चाहिए, जब वो मैच्योर होगा तो कौन सा शेप लेगा वो सेल डिवाइड होने के बाद। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, उसी तरह सेल ऐसे ही थोड़ी डेवलप होता है, कुछ एक्टिविटीज, केमिकल एक्टिविटीज उसके अंदर होती है, तो उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कौन से प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए उसके अंदर, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद उसे कहाँ भेजना है, किसे प्रोटीन, सेल के अंदर किसे प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब कुछ जो भी रहता है ना, जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, ये सब न्यूक्लियस मेंटेन करता है। अगर न्यूक्लियस नहीं तो ये सब काम कोई भी नहीं कर सकता है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे अपने बॉडी में ये न्यूक्लियस होता है तो ये हम शो कर सकते हैं कि हाँ ये न्यूक्लियस है करके, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। जैसे ये क्रोमैटिन फाइबर है, बट ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हर एक पार्ट, जैसे अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट नहीं रहती है। तो सोचो कि अगर ये मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होंगी, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऐसे निकाला, ये क्रोमैटिन फाइबर निकाला, ये गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट ऐसे ही निकाला, तो ये सभी मिक्स हो जाएंगे ना, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, कुछ ठीक से नज़र नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट क्या है। तो इसलिए अगर इनको हम मेम्ब्रेन दे देते हैं, इसको एक मेम्ब्रेन, इसको एक मेम्ब्रेन दे देते हैं, इसको एक मेम्ब्रेन दे देते हैं, तो हर एक पार्ट जो होता है ना वो हमें सेपरेटली विजिबल होता है। हर एक पार्ट जो होता है वो सेपरेटली हम देख सकते हैं कि हाँ ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी एपरेटस है, ये वेसिकल्स है, ठीक है। ऐसे हम सेपरेटली हम शो कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया जैसे, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। पुअरली डिफाइंड मतलब एब्सेंस रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। Such organism whose cells lack of a nuclear membrane are called prokaryotes। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है, जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन न्यूक्लियस। ओके, ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है।
तो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक डेफिनेशन लर्न करना, ठीक है। और न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन निकलती है। न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन आपको लर्न करना है, मतलब लिखना है, मतलब आप लोग नोट्स निकालो खुद, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो एक ही इस न्यूक्लियस रीजन में से निकलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो बैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिजम्स also lack most of the other cytoplasmic organism present in eukaryotic cell। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत से ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं। जैसे इसमें तो प्रेजेंट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्रोकैरियोट्स में मेनी ऑफ द ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट होते हैं उसमें। मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनील्स आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हो आप, तो न्यूक्लियाइड देखो, अगर इसको मेम्ब्रेन दी हुई होती तो ये हमें ऐसा दिखाई देता था। सेल वॉल है, इसके अंदर ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स भी ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बहुत से ऑर्गेनील्स जो होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में सब मिक्स है ऐसे लग रहा है, ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ये अंदर का बीच का जो है, तो सब ऐसे लग रहा है कि सब मिक्स है उसके अंदर। तो क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया is associated with membranous vesicle bag like structure, then but not with plastid as in eukaryotic cell। तो प्लांट में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर के पिगमेंट्स जो होते हैं, क्लोरोफिल में कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिसके वजह से प्लांट को ग्रीन कलर आता है। तो क्लोरोफिल जो होता है इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से उनमें ग्रीन कलर आता है, इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसे मेम्ब्रेनस वेसिकल बोलते हैं। तो उसमें वो प्रोकैरियोट मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट वो दिखाई नहीं देता है। प्लास्टिड ऐसे दिखाई नहीं देगा हमें, जैसे यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड जो ऑर्गेनिल होता है वो सेपरेटली दिखाई देता है, बट यूकैरियोट में नहीं दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल ऐसे ही बीच में साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ऐसे डूबा हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब क्लियरली शोन नहीं होगा। तो प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है कि विदाउट सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एंड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक सेल का होगा। समझ गए आपको इतना न्यूक्लियस का पार्ट जो है। आगे हम आगे के लेसन में साइटोप्लाज्म का पार्ट पढ़ेंगे।